अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इफ्तिखार अहमद और हम लोग फिज़िक्स विद इफ्तिखार अहमद के साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिटेल में स्टडी किया। हमने उसकी मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर के ऊपर बात की। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। बच्चों, टेलीस्कोप का मतलब क्या है? टेलीस्कोप का मतलब ये है कि जब हम किसी भी दूर के ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को हम नाम देते हैं टेलीस्कोप का। लेकिन टेलीस्कोप की मदद से आप करीब के ऑब्जेक्ट्स को भी स्टडी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इससे नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर आप देखेंगे करीब से आने वाली रोशनी की मदद से हम लोग अपनी ऑब्जर्वेशंस परफॉर्म करेंगे। तो सर इसका मतलब ये है कि टेलीस्कोप की मदद से दूर की चीज़ों को भी स्टडी किया जा सकता है और करीब की चीज़ों को भी स्टडी किया जा सकता है। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, टेलीस्कोप जो है डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। टेलीस्कोप इज यूज टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली ऑब्जर्व करने के लिए जिस ऑप्टिकल डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप जो है ना बच्चों, दो किस्म की हो सकती हैं। एक को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ये जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है ये हमारी बुक में साइड इंफॉर्मेशन के तौर पर दी गई है, लेकिन इसको डिस्क्राइब नहीं किया गया। शॉर्ट फॉर्म में इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर हम लोग इमेज को बनाने के लिए रोशनी की रिफ्लेक्शन के प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं और रिफ्लेक्शन के लिए हम लोग मिरर्स का इस्तेमाल करते हैं। फर्ज करें एक डिस्टेंट स्टार है, एक दूर का कोई ऑब्जेक्ट है, स्टार है, सूरज है, उससे रोशनी की दो रेज आ रही हैं। ये मैं दो रेज ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो ब्लैक में नजर आ रही हैं कि दो रेज आ रही हैं। ये दो रेज आएंगी हमारे पास पड़ेंगी इस मिरर के ऊपर। ये मिरर क्या करेगा? इन दो लाइट की रेज को रिफ्लेक्ट करेगा। ये दो लाइट की रेज यहाँ पर पड़ेंगी, यहाँ से पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद इस मिरर पर पड़ेंगी। इस मिरर पर पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर ये दोनों आंख में दाखिल होंगी और वहाँ पर उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएंगी। तो इसके अंदर अगर आप देखें, हमने मिरर्स की मदद से रोशनी की रिफ्लेक्शंस को इस्तेमाल करते हुए दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखा है, इसलिए इस टेलीस्कोप का नाम है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। लेकिन हमारी जो टेलीस्कोप है जो हमारे सिलेबस में शामिल है दैट इज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, रोशनी की रिफ्रैक्शन के ऊपर काम करती है। चलिए जी, हम अपनी टेलीस्कोप की तरफ को आते हैं, दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। बच्चों, स्पेस के ऑब्जेक्ट्स को जिसको आप हेवनली ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं उनको स्टडी करने के लिए जो टेलीस्कोप इस्तेमाल होते हैं दैट इज कॉल्ड एज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब ये जो टेलीस्कोप हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी कंस्ट्रक्शन भी हमारे पास जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन से मिलती जुलती है। उसके अंदर भी दो लेंसेज थे, इसके अंदर भी दो लेंसेज होंगे। फर्क उनकी प्रॉपर्टीज उलट जाएंगी। जो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव था यहाँ पर वो आईपीस बन जाएगा और जो वहाँ पर आईपीस था वो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। सर किस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूँ। इसकी कंस्ट्रक्शन में भी दो लेंसेज होते हैं, एक को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव और दूसरे को बोलते हैं आईपीस। ऑब्जेक्टिव वो होता है जो आपको पता है ऑब्जेक्ट के करीब होता है और वहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव था उसकी फोकल लेंथ को हमने रखा था शॉर्ट, लेकिन यहाँ पर जो हम ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल करेंगे इसकी फोकल लेंथ को लार्ज रखते हैं। और आपको पता है लॉन्गर फोकल लेंथ कैसे अचीव होती है? लॉन्गर फोकल लेंथ अचीव करने के लिए हमें लेंस को थिन रखना पड़ता है ताकि वो रोशनी को कम बेंड करेगा। ठीक है। अच्छा, और अगली बात क्या है बच्चों, इसका अपर्चर ज़्यादा रखा जाता है। अपर्चर मतलब डायमीटर ज़्यादा रखा जाता है। सर इसकी वजह मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कि इसका अपर्चर ज़्यादा क्यों रखा जाता है। ठीक है सर। दूसरा लेंस होता है वो आईपीस होता है। आईपीस क्या होता है? वो लेंस जो हमारी आंख के करीब होता है या जिस लेंस की मदद से हम लोग देख रहे होते हैं उसको बोलते हैं आईपीस लेंस। ठीक है। इसकी क्या प्रॉपर्टीज है? इसकी फोकल लेंथ शॉर्ट होती है और शॉर्ट फोकल लेंथ का मतलब ये थिक होता है, ये थिक कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक हो गया जी बच्चों। हम लोग बात कर रहे थे टेलीस्कोप की नॉर्मल एडजस्टमेंट की। जब भी आप टेलीस्कोप बनाते हैं या टेलीस्कोप को यूज़ करते हैं तो इसकी नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जिस पॉइंट तक इसका फोकस है या जो इसका फोकस पॉइंट है वही इसका फोकस पॉइंट होगा। मतलब सर द फोकस लाई एट द सेम पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है यहाँ तक है
यहां तक इसकी फोकल लेंथ है जिसको मैंने ऊपर शो कराया है, जबकि इसकी फोकल लेंथ का है वो यहां तक है। लेकिन अगर आप देखें इसकी फोकल लेंथ का एंड पॉइंट और इसकी फोकल लेंथ का एंड पॉइंट ये है, तो फोकस लाई एट द सेम पॉइंट, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। अगर फोकस एक ही पॉइंट के ऊपर होगा तो हम बोलेंगे टेलीस्कोप इज रेडी टू यूज, टेलीस्कोप यूज होने के लिए तैयार है। और अगली बात बच्चों ये होती है कि टेलीस्कोप की लेंथ से क्या मुराद है। इसको टेलीस्कोप की लेंथ कह लें और इसको हम लोग जो है सेपरेशन बिटवीन द लेंस भी बोलते हैं। टेलीस्कोप की लेंथ से मुराद ये है इसमें इस्तेमाल होने वाले ये जो दो लेंसेज हैं इनका दरमियानी फासला कहलाता है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। उसके अंदर कौन कौन सा फासला आएगा, एक ये फासला आएगा प्लस ये फासला आएगा। अगर मैं इन दोनों फासलों को जमा कर दूं तो मेरे पास टेलीस्कोप की लेंथ आ जाएगी, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस मिलकर लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बनाते हैं। अगली बात ये है कि सर व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ, ऑब्जेक्ट मौजूद, ऑब्जेक्ट में ड्रॉ नहीं कर सकता मैं टेलीस्कोप के केस में यहाँ पर ऑब्जेक्ट ड्रॉ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि डिस्टेंट स्टार है, दूर कोई सितारा है, बहुत दूर मौजूद है, तो मैं दूर का ऑब्जेक्ट कैसे ड्रॉ करूं, मैं ड्रॉ नहीं कर सकता। लेकिन हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था कि अगर ऑब्जेक्ट दूर हो तो इन्फिनिटी पर है ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर है। अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो हम लोग उसको जाहिर करने के लिए पैरेलल लाइट रेज ड्रॉ कर देते हैं। तो बच्चों इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए पैरेलल लाइट रेज ड्रॉ कर दें। ये पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, ये इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट से आ रही हैं। अच्छा जी, अब ये पैरेलल लाइट रेज जैसे ही इस लेंस में से गुजरेंगी तो हमने पढ़ा होगा कि अगर लाइट रेज पैरेलल आ रही हो और लेंस में से गुजरे तो लेंस में से गुजरने के बाद वो एग्जैक्टली फोकस के ऊपर मिलेंगे। सर वो कहाँ मिलेंगे, एग्जैक्टली फोकस के ऊपर। ये फोकस पॉइंट था, इसका फोकस भी यही है और इसका फोकस भी यही है। ठीक हो गया, तो यहां पर बनेगा हमारा फर्स्ट इमेज। फर्स्ट इमेज कैसा होगा, रियल होगा। क्यों रियल होगा, क्योंकि असल में लाइट रेज यहां पर मिल रही हैं। दूसरी बात, फर्स्ट इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। तीसरी बात, ये जो फर्स्ट इमेज होगा ये डिमिनिश्ड होगा, छोटा होगा, क्योंकि स्टार बहुत बड़ा होगा, जबकि यहाँ पर जो उसका इमेज बन रहा होगा छोटा इमेज बन रहा होगा। अब ये जो इमेज है ये इस लेंस के लिए इमेज है, लेकिन ये जो इमेज है ये इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, इन्हीं लाइट रेज को एक्सटेंड करेंगे, एक लाइट रे इधर चली जाएगी, एक लाइट रे इधर चली जाएगी, एक लाइट रे इधर चली जाएगी, ये तीनों पैरेलल हो जाएंगी और मेरी आंख पर जाते हुए मिलेंगी नहीं मिलेंगी। तो हम क्या करेंगे, इनको बैक एक्सटेंड करेंगे। जब हम इनको बैक एक्सटेंड करेंगे तो हमें नजर आ रहा है ये आगे इनको बढ़ाते चले जाएं, ये पैरेलल हो गई हैं। पैरेलल होने का मतलब ये है बच्चों कि ये इन्फिनिटी के ऊपर जाकर मिलेंगी। पैरेलल होने का मतलब ये इन्फिनिटी के ऊपर जाकर मिलेंगी, और इन्फिनिटी पर इमेज बनने का मतलब ये होता है सिंपली, फर्ज करें आपके पास जो टेलीस्कोप है इसकी मैग्निफिकेशन बच्चों इसकी 10, जब ये अपनी मैक्सिमम मैग्निफिकेशन शो कर रहा होता है तो इसका मतलब इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा होता है। तो इनको अगर हम बैक एक्सटेंड करेंगे तो हम इमेजिन कर सकते हैं तमाम की तमाम लाइट रेज जो है इन्फिनिटी के ऊपर जाकर मिलेंगे, वहां पर हमारा वर्चुअल इमेज बनेगा। क्योंकि असल में लाइट रेज नहीं मीट कर रही थी, हमने इनको रिवर्स गियर में अप्लाई किया, तो ये हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये आगे जाकर बहुत दूर जाकर इन्फिनिटी पे मिल जाएंगी, वहां पर हमारा वर्चुअल इमेज बन जाएगा। अच्छा जी बच्चों, अब मैं अपनी टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन जानना चाहता हूँ। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ बीटा टू अल्फा। व्हाट इज बीटा सर? बीटा बच्चों आपने 12 गाया सर, ये इमेज एंगल है और ये अल्फा ऑब्जेक्ट एंगल है। अल्फा की कैलकुलेशन करते हैं। अब अल्फा है ऑब्जेक्ट एंगल, ठीक है जी। हमारी बुक कह रही है कि ये एंगल अल्फा है, हमारी बुक कह रही है ये एंगल अल्फा है। अब बच्चों आप में से मैक्सिमम लोग परेशान होंगे कि सर ये तो लेंस के साथ बन रहा है, लेंस के साथ लेंस लगाकर जब एंगल देखते हैं तो वो तो हमारे पास बीटा होता है। नहीं बच्चों, ये अल्फा ही एंगल होगा। क्यों? अगर मैं यहाँ से लेंस को हटा देता हूँ, फर्ज करें आप अल्फा के बारे में यही कहते हो ना कि इट इज ऑब्जेक्ट एंगल, आप एक काम करें यहाँ से लेंस को हटा दें। लेंस को हटाने के बाद अपनी आंख को यहाँ पर रख दें। जो एंगल इस लेंस पे बन रहा होगा ना इस लाइट रे का, वही एंगल हमारी आंख पर बन रहा होगा। मैं रिपीट करता हूं, यहां पर हम क्या करेंगे, अगर
मैं इस लेंस को हटा देता हूँ, क्योंकि अल्फा तो होता है ऑब्जेक्ट एंगल। ऑब्जेक्ट एंगल वो जो ऑब्जेक्ट आंख पर बनाता है, डायरेक्टली आंख पर। तो यहाँ से मैं इस लेंस को हटाकर यहाँ पर अपनी आंख रखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर अपनी आंख रखूँगा मेरी आंख पर भी इतना ही एंगल बनेगा। और आपको ये भी मालूम है कि ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा होगा। उसके बाद मेरी आंख के आगे ये लेंस है, अब यहां पर जो एंगल बन रहा होगा वो बीटा होगा, इसको बोलेंगे इमेज एंगल, क्योंकि मेरी आंख के आगे ये लेंस है, इस लेंस के ऊपर जो एंगल बन रहा होगा वही मेरी आंख पे बन रहा होगा, उसको बोलेंगे इमेज एंगल, उसको बीटा से शो करेंगे। बस यहां पर दो ट्राइंगल्स बन चुके हैं, अगर आप गौर से देखें। एक ट्राइंगल बनी है ये, एक ही ट्राइंगल बनी है, इसको सेपरेट कर लिया मैंने, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव बी डैश ए डैश, ठीक है जी। और एक ट्राइंगल बनी है ये, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस बी डैश ए डैश, ये इसको भी मैंने ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस बी डैश ए डैश इसको भी सेपरेट कर लिया। बच्चों यहां से लेके यहां तक का फासला फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है, जबकि यहां से लेके यहां तक का फासला फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है, वो मैंने वहां पर लिख दिया। दोनों ट्राइंगल सेपरेट कर ली, अल्फा वाली भी और बीटा वाली भी मैंने सेपरेट कर ली। अब आप एक काम करेंगे, एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर 90 का एंगल हमेशा बनाता है बेस के साथ, ये बेस है। आप tan थीटा अप्लाई करेंगे, tan किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है सर, ए डैश बी डैश है, जबकि बेस क्या है, एफ ओ है। इसी तरह बीटा वाले ट्राइंगल में भी आप tan अप्लाई करेंगे। एंगल के सामने वाली साइड को बच्चों आप लोग बोलते हो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 90 का एंगल बनाता है बेस के साथ, ठीक है जी। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर जो कि ए डैश बी डैश है, और बेस के आपके पास एफ ई है, परपेंडिकुलर ओवर बेस आ गया। लेकिन आगे आपने कहा था फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा, अगर एंगल स्मॉल हो और उसका टैन लिया जाए, एंगल स्मॉल उसका टैन लिया जाए तो तकरीबन उसी एंगल के बराबर होता है। टैन ऑफ अल्फा, यहाँ पर आप टैन ऑफ अल्फा की जगह पर अल्फा लिख देंगे, और यहाँ पर आप टैन ऑफ बीटा की जगह पर आप लोग बीटा लिख सकते हैं, ठीक है जी। अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया। अब इस अल्फा और बीटा को फीड कहाँ करना है आपने, इक्वेशन नंबर 1 में आप लिखेंगे m इज इक्वल्स टू बीटा ओवर अल्फा। बीटा क्या है, ए डैश बी डैश ओवर एफ ई डिवाइडेड बाय, डिवीजन के सिंबल को मैंने इस तरह शो कर लिया, डिवाइडेड बाय अल्फा। अल्फा क्या है आपके पास, अल्फा आपके पास है ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय एफ ओ। डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन में जाएंगे तो आपके पास ये जो टर्म है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, और इन्हीं से ये ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश को कैंसिल कर देगा, एफ ओ ओवर एफ ई। आपके पास जो है हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन का। बच्चों टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला आएगा दैट विल बी m इज इक्वल्स टू एफ ओ ओवर एफ ए। अच्छा, अगली बात हमने कहा था कि इसके अंदर हम लोग जो ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल करते हैं उसकी फोकल लेंथ लार्ज रखी जाती है, और हम यहाँ देख सकते हैं फाइनल फॉर्मूले से फोकल लेंथ लार्ज रखने का फायदा ये होता है कि मैग्निफिकेशन ज़्यादा होगी। दूसरी बात हमने कहा था आई पीस की फोकल लेंथ को शॉर्ट रखा जाता है, आई पीस की फोकल लेंथ के साथ मैग्निफिकेशन का इन्वर्स ताल्लुक है, अगर ये कम होगी तो ये ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर हम इस तरह की अरेंजमेंट करेंगे तब ही हम हाई मैग्निफिकेशन इससे अचीव कर सकेंगे। एक और बात बच्चों ये कि हमने रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है डी ओवर 1.22 लैम्डा, ये पढ़ा हुआ है। कोशिश कीजिएगा ये जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव इसका डायमीटर ज़्यादा हो, इसका अपर्चर ज़्यादा हो। इसका डायमीटर जितना ज़्यादा होगा तो ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, वो जो इन्फिनिटी के ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट तो हमें नज़र नहीं आ रहा, उससे रोशनी आ रही है, अगर इसका अपर्चर होगा ज़्यादा तो ये उससे आने वाली ज़्यादा रोशनी को रिसीव करेगा, ज़्यादा रोशनी को कैप्चर करेगा, ज़्यादा शार्प इमेज बनाएगा। लेकिन अगर इसका अपर्चर होगा कम तो ये अपने अंदर से कम रोशनी को अलाउ करेगा, कम रोशनी गुजरेगी तो आपको पता है जो इमेज बनेगा वो शार्प नहीं होगा, धुंधला इमेज होगा, आप उसकी ज़्यादा डिटेल्स हासिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए कोशिश करनी है इसका अपर्चर ज़्यादा रखना है। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर था, इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है आपने। और क्वेश्चन इस टॉपिक से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।